So girls, our next topic is code of contact. So देखो आप हम ये कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y is equal to mx plus a by m. Now if x1 y1 is any point, जैसे मैंने सपोज करो ये टेंजेंट ली, तो इस टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म इज दिस. लेट अस सपोज दैट x1 y1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस टेंजेंट. सो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा. अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इन m बन गई. देखो m स्क्वायर x1, m उधर जाएगा माइनस m y1 प्लस a इक्वल टू 0. सो क्वाड्रेटिक इन m का मतलब है गिविंग टू वैल्यूज ऑफ m. सो दैट मीन्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला. सो दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर एज वी हैव डन इन द चैप्टर ऑफ सर्कल. तो जब आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो पैराबोला को, तो ये टेंजेंट्स जहाँ पे पैराबोला को टच करती हैं टी एंड टी डैश पॉइंट्स, सो दिस टी टी डैश बिकम्स द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सर्कल के केस में भी हमने यही किया था that if px1 y1 is any point from which tangents are drawn to the parabola, then equation of code of contact is given by t equal to 0. So equation of parabola होती है हमारी y square is equal to 4ax. तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y1 इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2. सो ये 2 से 2 कैंसिल होके y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1. सो यही इन्होंने बताया दैट इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. सो आपको ये आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट पता होनी चाहिए. सेकेंडली फिर हमने देखा था कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं आउटसाइड द पैराबोला, तो दिस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लाइन सेगमेंट है ना टी टी डैश, अगर मैं इसी को पूरी लाइन कंसीडर कर लेती हूँ, अगर मैं ये पूरी लाइन कंसीडर करती हूँ तो दिस बिकम्स द पोलर. तो अगर Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, देन इक्वेशन ऑफ पोलर इज ऑल्सो गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर मैं पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट ले लेती है x1 y1, देन पोलर जो है वो पैराबोला के बाहर से जाएगी एंड इक्वेशन ऑफ पोलर इज अगेन गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. सो सेम कॉन्सेप्ट कि एक पैराबोला के ऊपर अगर हमें पॉइंट गिवन है और हम इक्वेशन t इक्वल टू 0 करते हैं तो हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अगर पैराबोला के बाहर कोई पॉइंट गिवन है और t इक्वल टू 0 करते हैं तो मिलती है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट और पोलर विच आर द सेम. एंड अगर हमें पैराबोला के अंदर कोई पॉइंट गिवन है x1 y1 और हम t इक्वल टू 0 फाइंड करते हैं तो हमें मिलती है इक्वेशन ऑफ पोलर. सो इसको अब हम डिटेल में नहीं करेंगे बहुत. सो इक्वेशन ऑफ पोलर इज ऑल्सो गिवन बाय t इक्वल टू 0. देन दे आर सेइंग पोलर ऑफ फोकस. तो फोकस की जो पोलर होती है इज द डायरेक्ट्रिक्स. तो फोकस के पॉइंट्स होते हैं a, 0 कोऑर्डिनेट्स. अगर हम इसकी पोलर फाइंड करेंगे t इक्वल टू 0 करके तो ये इक्वेशन आ रही है विच इज़ द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स. अब पोल ऑफ अ गिवन लाइन कैसे फाइंड करते हैं, सर्कल में भी हमने यही किया था कि हम सपोज कर लेते हैं लेट x1 y1 बी द पोल, और इक्वेशन ऑफ पोलर हम फाइंड करते हैं t इक्वल टू 0. और एक पोलर की इक्वेशन हमें गिवन है, बोथ द लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइंस, बोथ द इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइंस, सो देयर कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन द रेशियो, और उसकी हेल्प से हमें x1 y1 मिल जाता है. सो ये सारा कुछ सेम है. अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. और ज़्यादा ये आर्टिकल्स पेपर में नहीं आते, सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं. नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती थी कि इफ़ द पोलर ऑफ P with respect to parabola passes through a point Q, then the polar of Q passes through P. तो मैं ऐसे समझाती हूँ इसको. ये पैराबोला है, अगर मैंने ये P पॉइंट लिया कोई तो इसकी पोलर कहीं बाहर होगी. अब अगर मैं इस पोलर के ऊपर कोई भी पॉइंट लूँगी Q, तो इसकी पोलर, इस Q की पोलर पैराबोला के अंदर से पास करेगी एज वेल एज इट विल डेफिनेटली पास थ्रू P. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. जब हम किसी एक पोल की पोलर के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी पोलर डेफिनेटली उसके पोल से पास करती है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी. एंड these two lines are known as the conjugate lines. Okay, so condition for lines to be conjugate ये करने की ज़रूरत नहीं है.
सिर्फ डेफिनेशन देख लो, 2 lines are said to be conjugate lines if pole of first line lies on second and pole of second lies on the first. तो आपने देखा pole of first line इस लाइन का पोल इस पे लाई करता है और इस लाइन का पोल इसकी लाइन पे लाई करता है. सो दीज 2 lines becomes the conjugate lines. सो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है इसको भी. देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, अगर हम एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स PT and PT dash is given by same SS1 is equal to T square provided. अब यहाँ पे हमारा जो S होता है वो होता है y square minus 4AX equal to 0. सो उसी के अकॉर्डिंगली आपका T और S1 भी आ जाएगा. So prove that chord of contact of any point the chord of contact of any point on the directrix. Any point on the directrix. So directrix की इक्वेशन होती है x is equal to minus a of a parabola passes through the focus. तो मुझे chord of contact किसकी निकालनी है? Any point on the directrix की. इसका मतलब ऐसे हमारा पैराबोला होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है. डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ तो x माइनस ए रहेगा, y कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स विल बी ऑफ द टाइप माइनस ए कॉमा y1. अब इसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालनी है, दैट इज t इक्वल टू 0. सो y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स माइनस x1. x1 की वैल्यू माइनस ए पुट कर दी. सो ये क्या बन गया, इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस x1 होता है. सो ये बन गया x1 की वैल्यू माइनस से पुट कर दी. ये आ गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट. अब आपको ये शो करना है दैट इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फोकस. फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a, 0. सो क्लियरली अगर मैं यहाँ x को a और y को 0 पुट कर दूँ तो आई एम गेटिंग 0 इज इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू. इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेके टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगी, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, तो जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हमेशा फोकस से पास करेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यूनिवर्सिटी में आता है ये बार बार क्वेश्चन. प्रूव दैट लोकस ऑफ, हमें लोकस किसका लेना है? पोल्स ऑफ द कोड्स विच आर नॉर्मल टू द पैराबोला इज द कर्व. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बच्चों को स्टेटमेंट ही नहीं समझ आती कि क्या करना है इसमें आपको. सो लेट अस सी व्हाट दे आर सेइंग. वी हैव टू फाइंड लोकस किसका? पोल्स का. लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द कोड्स. तो यानी कि पैराबोला की कोई कोड. सो ये पैराबोला की कोई कोड है और इस कोड का पोल बाहर कहीं पे होगा. तो हमें इस पोल का लोकस लेना है और ये पोल किसका है? इस कोड का. बट दिस कोड विच आर नॉर्मल टू द पैराबोला. सो ये जो कोड है ये नॉर्मल भी है पैराबोला की. समझ रहे हो? सो लोकस ऑफ पोल्स ऑफ द कोड्स विच आर नॉर्मल टू द पैराबोला इज द कर्व दिस. तो लोकस लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आना चाहिए. सो द गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस. नाउ इक्वेशन ऑफ एनी नॉर्मल टू द पैराबोला. हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म पता है, तो मैंने इससे नॉर्मल मान के इक्वेशन इसकी लिख ली, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. ये इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म इज गिवन बाय y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब. अब मुझे ये नॉर्मल है और ये कोड भी है, इसका पोल निकालना है. सो मैंने ले लिया लेट x1 y1 बी इट्स पोल. So equation of polar will be given by t is equal to 0, that is y1 is equal to 2a into x plus x1. और yes लिख लिया. Now both these equations are representing the same line, so their coefficients should have the same ratio. So y का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे y1 और यहाँ 1, so y1 over 1 is equal to x का कोफिशिएंट 2a by m is equal to constant term 2a x1 बाय माइनस 2am माइनस am क्यूब. सो इसकी हेल्प से मुझे करना क्या है? मुझे पोल्स का लोकस लेना. तो मुझे x1 y1 की वैल्यू चाहिए एंड बेसिकली मुझे x1 y1 में कंडीशन चाहिए, तभी मैं लोकस ले सकती हूँ. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ से देखो y1 की वैल्यू आ गई
2a/m, आप क्या करो, एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो और एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ m और यहाँ से x1 की। सो ये देखो ये मिल गया, पहले दो से m इज इक्वल टू 2a/y1 आ गया, बाकी दोनों से ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से m को एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ से ये देखो am² प्लस 2a प्लस x1 इक्वल टू 0 और यहाँ से m की वैल्यू 2a/y1 यहाँ पे पुट कर दी, जिससे मुझे ये x1 y1 में कंडीशन मिल गई। इसको और सॉल्व करके ये आ गया। नाउ वी हैव टू टेक लोकस ऑफ x1 y1। इसका मतलब क्या होता है लोकस लेने का, लोकस लेने का मतलब है x1 को x और y1 को 1 y पुट कर देंगे, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। सो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट इसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि करना क्या है, बिकॉज इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मल ही कोड है, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म लेनी है। बट क्योंकि हमें स्लोप ऑफ द नॉर्मल नहीं पता थी, तो इन द एंड हमने उसको एलिमिनेट करके x1 y1 में कंडीशन फाइंड की है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। So next example is again very important example. Show that locus of poles of chords of the parabola. Again हमें chords of parabola के poles का locus find करना है, but इन chords के बारे में क्या बोला है, subtend a constant angle alpha at the vertex. So ये अगर TT dash chord है, we are given that this chord is subtending a constant angle at the vertex. ये होता है मतलब कि हम chord के end points को vertex से join कर देंगे, तो this angle is given to be alpha. So we have to find locus of the pole of this chord. So देखो क्या किया, अब ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका मतलब इसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन है, तो वी कैन ईजिली फाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस VT एंड VT डैश। कैसे, अगर आपको याद हो हमने सेकेंड चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में किया है, VT एंड VT डैश आर द लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन to the point of intersection of the curve and a line TT dash। तो TT dash की इक्वेशन मिल जाएगी मुझे क्योंकि ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो लेट Px1 y1 बी द पोल, तो इसकी पोलर आ गई t इक्वल टू 0 करके ये आ गई। नाउ दिस पोलर इज ऑल्सो द कोड ऑफ द पैराबोला TT डैश, तो इसकी हेल्प से मुझे पैराबोला की इक्वेशन को होमोजेनाइज करना है। तो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड ले गए, ये देखो y1 माइनस 2ax, ये कांस्टेंट 2ax1 रह गया और फिर इससे डिवाइड कर दिया तो 1 की वैल्यू मिल गई। सो इसकी हेल्प से मुझे इसको होमोजेनाइज करना है। ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक टर्म है, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और उसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। सो आई एम गेटिंग y² इज इक्वल टू ये 2a से यहाँ पे 2x इंटू दिस, सो ये बेसिकली मैंने होमोजेनाइज करके सॉल्व किया और मेरे पास ये आंसर आ गया। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। तो इसका मतलब मुझे VT और VT डैश की इक्वेशंस मिल गई। सो एंगल बिटवीन द लाइंस हमें आता है फाइंड करना, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB ओवर A प्लस B। सो यहाँ पे अब जिन स्टूडेंट्स ने अभी सेकंड चैप्टर नहीं किया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उनके लिए ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा समझना। सो फर्स्ट यू हैव टू डू द सेकंड चैप्टर। सो ये टेंजेंट अल्फा का इन्होंने फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा हमें एंगल गिवन था, सो टेंजेंट अल्फा विल बी यहाँ से 2√h² माइनस AB ओवर A प्लस B। h की वैल्यू है माइनस y1 माइनस AB। AB क्या है, A है 4a और B क्या है x1 ओवर A प्लस B। सो इसकी स्क्वायरिंग करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1, x1 को x और y1 को y पुट करके वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट द लाइन्स आर कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। सो कॉन्जुगेट कब होती हैं, तो देखो इसमें बोला प्रूव दैट द लाइंस आर कॉन्जुगेट विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला y² इक्वल टू 2x। तो इन्होंने पीछे कंडीशन डिराइव की थी और यहाँ पे वो डायरेक्टली कंडीशन यूज़ की है, तो आपको वो ज़रूरत नहीं है कंडीशन याद करने की। हम क्या कर रहे हैं, देखो कॉन्जुगेट लाइंस का मतलब है
जब इसका पोल इस पे लाई करना चाहिए और इसका पोल इस पे लाई करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये नंबर 1 ये नंबर 2, नंबर 1 का पोल फाइंड करते हैं पहले। लेट x1 y1 बी द पोल ऑफ नंबर 1, तो इक्वेशन ऑफ पोलर ये आ जाएगी। Now 1 and 3 are representing the same lines. So comparing the coefficients, I am getting y1 is 1/2 and x1 is 0. इसका मतलब ये इसका पोल आ गया नंबर 1 का। तो देखो क्या ये नंबर 2 को सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल। x को अगर मैं 0 पुट कर दूँ और y को 1/2 कर दूँ तो 2 is equal to 2 which is true. सिमिलरली अब आप क्या करो, नंबर 2 का पोल फाइंड कर लो। अब आप ले लो लेट q x2, y2 बी द पोल ऑफ नंबर 2। सो पोलर निकाल के इससे कंपेयर करो, आपको क्यू मिल जाएगा और फिर चेक कर लो कि क्या वो नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। दैट मीन्स द लाइंस आर कॉन्जुगेट। सो ना तो आपको वो आर्टिकल करने की ज़रूरत और ना ही कंडीशन याद करने की ज़रूरत। नेक्स्ट है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला इज कॉन्स्टेंट। सो वी आर गिवन दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स टू द पैराबोला इज कॉन्स्टेंट एंड इज इक्वल टू अल्फा। प्रूव दैट लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय, तो यानी कि मुझे पी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना दोनों टेंजेंट्स का, वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ पी। सो वेरी इजी क्वेश्चन, लेट पी x1 y1 बी एनी पॉइंट फ्रॉम विच टेंजेंट्स आर ड्रॉन, देन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय, अभी हमने क्या था SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय S1, इन्होंने माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दिया, वो एक ही बात है। सो ये आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिल गई। सो अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट अल्फा निकालना है हमें। तो इन्होंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। ये अब इन्होंने इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। देखो हमें दिया हुआ है कि इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल अल्फा है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की हमें इक्वेशन मिल गई। सो वी हैव टू यूज टेंजेंट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट h² माइनस AB ओवर A प्लस B। नाउ तो मुझे h चाहिए और AB चाहिए, बाकी ये G F और C तो मुझे चाहिए ही नहीं। सो वो कह रहे हैं कंपेयरिंग विद द जनरल इक्वेशन, इन्होंने A' B' वगैरह इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी A यूज्ड था। सो A' क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तभी आएगा जब हम ये 2ax का स्क्वायर करेंगे और ये माइनस में है, सो -4a² मिल गया। b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमें मिलेगा जब ये वाई स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में जब इसकी स्क्वायरिंग होगी। तो ये देखो y1² -4ax1 और यहाँ से -y1² करके -4ax1 मिल गया। h मिलेगा हमें कोफिशिएंट ऑफ xy। अब xy वाली टर्म देखो कहाँ से आएगी, यहाँ से तो आ नहीं रही क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। तो यानी कि जब यहाँ पे 2ab वाली टर्म लगेगी, सो 2ab करेंगे तो ये बनेगा 4a इंटू y1। ओके, तो ये 2h की वैल्यू आई तो h की वैल्यू वो बन गई 2a y1। सो ये टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू दिस में इन्होंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू दिस ये आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग करोगे एंड टेकिंग लोकस, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पार्ट में पूछा था व्हाट विल बी द लोकस इफ अल्फा इज इक्वल टू π/2 और 45 डिग्री। तो ये जो हमारे पास एक बार लोकस आ गया है, इसमें हम एक बार अल्फा को π/2 पुट कर देंगे तो ये लोकस मिल गया विच इज़ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, और 45 डिग्री करेंगे तो ये लोकस मिल जाएगा। टेंजेंट अल्फा विल बी 1। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है शो दैट द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो ये एग्जाम्पल करने से पहले हम पीछे एक नोट पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, दे आर सेइंग टू टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट x1 y1 टू द पैराबोला विल बी एट राइट एंगल्स। सो एक मिनट, हमारे पास पैराबोला होता है y² इक्वल टू 4ax एंड पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमें मिल जाता है यहाँ से SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर करके, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया। Now if these tangents are perpendicular, तो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² शुड बी 0। सो देखो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² अभी वही इसको करेंगे तो 4a²। आप क्या करना है, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेना अगर आपको प्रॉब्लम होती है समझने में। सो x² का कोफिशिएंट यहाँ से 4a² आएगा और y² का कोफिशिएंट आएगा, एक तो y² इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा साथ में यहाँ से। तो ये इन्होंने किया, इफ़ कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज 0। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x² है और ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ y²।
सो यहाँ से y1 स्क्वायर कैंसिल, ये बचा, यहाँ से देखो 4a कॉमन आ रहा है, and finally I am getting a plus x1 is equal to 0, which is the equation of directrix. So this is very important result which you have to remember. So this important result is locus of perpendicular tangents to the parabola is always the directrix. अगर आप किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो सच दैट कि वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, तो उन सब पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो होगा डायरेक्ट्रिक्स. जैसे कि सर्कल के केस में हमने किया था, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द सर्कल इज द डायरेक्टर सर्कल आता था वहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर. सो पैराबोला के केस में जब आप लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला लोगे तो वो क्या आएगा, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर. सो अब इस एग्जाम्पल में दे हैव सेड शो दैट डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला इज दिस. तो आपको इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, बट ये जो पैराबोला है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है. तो what they are doing, they are using this, that directrix is locus of point of intersection of perpendicular tangents. So this is the equation of parabola. हमने ले लिया let p x1 y1 be any point from which tangents are drawn to this parabola. Then equation of pair of, अब देखो आपका जो ये x axis और y axis होता है ना, अब आपका पैराबोला कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है. So हमने ले लिया let p be any point from which perpendicular tangents are drawn. So equation of pair of tangents will be given by वही same s1 is equal to t स्क्वायर. बट अब हमारा s क्या है, ये पूरा. सो ये पूरा s, ये पूरा s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. t ध्यान से निकालना है आपने. कैसे, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करते हैं, x को x प्लस x1 बाय 2 से, y को y प्लस y1 बाय 2 से. और क्योंकि इसमें xy वाली टर्म भी है, xy वाली टर्म को हम रिप्लेस करते हैं xy1 प्लस x1y डिवाइडेड बाय 2 से. तो ये सारा कुछ इन्होंने किया है, ये पूरा t का स्क्वायर. सो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐसे ही रहने दिया और ये अंदर वाली टर्म्स को थोड़ा सा सॉल्व किया है. सो नाउ दीज आर द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड दीज टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 0. तो अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे आएगा, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी और साथ में जब हम ये वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो ये पूरी ब्रैकेट प्लस साथ में x1 प्लस y1 माइनस 2 का स्क्वायर, बट इसने इधर आके माइनस होना है, प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म में अगेन ये वाई स्क्वायर वाली टर्म इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, साथ में जब इस टर्म का स्क्वायर होगा और ये टर्म इधर आके माइनस होगी. सो पूरा सॉल्व ना करके इन्होंने ऐसे कर लिया. अगर आपको प्रॉब्लम होती है आप इसको सॉल्व करके देख लेना. सो जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 किया तो ये हमारे पास सॉल्व करके आंसर आ रहा है. दिस इज द आंसर. नाउ टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 आई एम गेटिंग दिस. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 5E. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं पैराबोला के पेपर में. सो ये एक्सरसाइज आपने करनी है. नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर.